बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 और इंट्रोडक्शन टू रेक्टिफायर्स। हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कि हमारे पास 4 मेन कैटेगरीज बनती है एसी टू डीसी कन्वर्टर्स की। एक हमारे पास एक कैटेगरी है डीसी टू डीसी की। एक हमारे पास कैटेगरी बनती है डीसी टू एसी और एक हमारे पास एसी टू एसी। तो अब हम बारी बारी जो है एक एक को डिस्कस करेंगे, एक एक के अंदर कौन कौन से सर्किट्स हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं, उनके ऑपरेटिंग प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एसी टू डीसी कन्वर्टर्स जो है वो हम लेक्चर नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारे अपकमिंग फ्यू लेक्चर जो है वो एसी टू डीसी कन्वर्टर्स के ऊपर ही होंगे। तो कंटेंट्स हमारे पास ये हैं कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद हाफ वेव रेक्टिफायर जो है, सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर, आप किसी फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक के कोर्स में शायद पढ़ चुके हों, लेकिन ये हमारे पास जो है फाउंडेशन एक फंडामेंटल रेक्टिफायर है जिसे हम दोबारा विज़िट करेंगे। उसके बाद हम पावर फैक्टर डिस्कस करेंगे इस हाफ वेव रेक्टिफायर का। फोरियर एनालिसिस करेंगे हम, आउटपुट वोल्टेज के ऊपर अप्लाई करेंगे फोरियर एनालिसिस, और फोरियर सीरीज़ से हम देखेंगे कि कौन कौन से हार्मोनिक्स जो है वो इसके आउटपुट वोल्टेज में मौजूद हैं। हम देखेंगे कि अगर लोड जो है, डिफरेंट तरह की लोड्स, मिसाल के तौर पे RE और RL लोड, ये हम ऐड करके लोड साइड पे देखेंगे कि ऑपरेशन जो है वो सर्किट का कैसे चेंज होता है। तो मेनली हम हाफ वेव रेक्टिफायर को ज़्यादा टाइम देंगे। शुरू में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन AC-DC कन्वर्टर्स का देंगे। तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन, सबसे पहले ब्लॉक रिप्रेजेंटेशन है कि AC वोल्टेज, हमने ये चीज़ पहले भी डिस्कस की थी ब्लॉक रिप्रेजेंटेशन लेक्चर 1 में, कि AC ये पोर्ट है हमारे पास जिसमें सिंगल या 3 फेज इनपुट हो सकती है और आउटपुट हमारे पास जो है वो DC। तो रेक्टिफायर्स मेनली हम यहाँ पे दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, एक है अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स और दूसरा कंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स। नीचे जो डिवाइसेस बनी हुई है, तो अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स मेनली यूज़ करते हैं डायोड एज अ स्विचिंग डिवाइस, जबकि कंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स यूज़ करते हैं SCRs एज स्विचिंग डिवाइस। तो अनकंट्रोल्ड को फर्दर जो है फिर डिवाइड किया गया है इनटू सिंगल एंड 3 फेज। सिमिलरली कंट्रोल्ड को भी सिंगल और 3 फेज में ही डिवाइड किया गया है। फिर हमारे पास सिंगल फेज़ में फ़र्दर ब्रेक डाउन करते हैं तो हाफ़ और फुल वेव, और इसी तरह 3 फेज़ में भी हाफ़ वेव फुल वेव, या 3 फेज़ के हाफ़ वेव को हम 3 फेज़ स्टार रेक्टिफायर भी कहते हैं। दूसरा जो हाफ़ वेव और फुल वेव जो है वो वेव फॉर्म के ऊपर, जो वेव फॉर्म है वो कैसे बनती है उसके ऊपर डिपेंड करता है ये क्लासिफिकेशन। जो दूसरी क्लासिफिकेशन या जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, लाइक ब्रिज हम यूज़ करते हैं टर्म, तो वो जो सर्किट है उसको देखते हुए हम यूज़ करते हैं कि जो सर्किट है वो नज़र किस तरह से आ रहा है, उसकी जो शेप है, किस कन्फिगरेशन में डायोड्स या जो ट्रांजिस्टर्स हैं या SCRs हैं वो कनेक्टेड हैं। तो जो नाम है वो या वेवफॉर्म को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए रखा गया होता है, या उसकी जो सर्किट रिप्रेजेंटेशन है, सर्किट टोपोलॉजी जो है उसको मद्देनज़र रखते हुए वो नाम रखा गया होता है। तो अगेन हमारे पास जो रेक्टिफायर्स हैं वो अनकंट्रोल्ड और कंट्रोल्ड दो पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। फर्दर फिर इनके अंदर सिंगल और 3 फेज़, और सिंगल और 3 फेज़ के अंदर भी फर्दर जो है वो हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफिकेशन वो डिस्कस किया जाएगा। तो हमारा जो पहला माइलस्टोन होगा वो होगा अनकंट्रोल्ड रेक्टिफिकेशन का, जिसमें डायोड यूज़ होता है। इस दौरान हम ये भी देखेंगे कि जो लोड है, क्योंकि जो ऑपरेशन है वो लोड के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होगा। जो कोई भी ऑपरेशन ऐसा नहीं है कि हम एक लोड के लिए डिफ़ाइन कर दें और वो दूसरे लोड के लिए भी एग्जैक्टली स्टैंड करता हो। मिसाल के तौर पे अगर लोड हमारा रेजिस्टिव है तो रेजिस्टिव के लिए एक तरह का बिहेवियर होगा, और अगर वो लोड इंडक्टिव हो जाता है तो इंडक्टिव के लिए जो ऑपरेशन है वो चेंज हो जाएगा। और लेट्स से अगर कोई ऐसी अरेंजमेंट होती है कि लोड रेजिस्टिव है, साथ में कैपेसिटर लगा दिया है फ़िल्टर के तौर पे, तो ये हमारे पास एक और जो है ऑपरेशन जो है वो चेंज हो जाएगा इसका। तो ये जो लोड की वेरिएशन है, इसके साथ जो रेक्टिफायर सर्किट है उसका ऑपरेशन चेंज होता जाएगा। अब लोड जो है, लेट्स से अगर R है तो ये तकरीबन यूँ समझ लें कि किसी हीटिंग डिवाइस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर लेट्स से RL है तो ये कोई इंडक्टिव लोड रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें
जो L है ये तो इंडक्टेंस आ जाएगी, और R जो है ये नॉर्मली उसका जो ESR है, इक्विवेलेंट सीरीज़ रेजिस्टेंस, जिसकी पैरासिटिक रेजिस्टेंस बनती है वाइंडिंग की जो रेजिस्टेंस अगर हम काउंट करें तो ये इक्विवेलेंट एक जगह पे अगर हम इसको एज ए रेजिस्टर रिप्रेजेंट कर दें तो ये हमारे पास वो बनती है ESR। तो हमारे पास लोड जो है वो डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, और उस लोड को मद्देनज़र रखते हुए हमारे पास रेक्टिफायर के ऊपर क्या ऑपरेशन में चेंजेस आती हैं ये डिस्कस करना लाजमी है। तो डायोड बेस्ड रेक्टिफिकेशन, या जिसे हमने अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स का नाम दिया है, उसमें हमने बताया कि मेनली जो डिवाइस यूज़ होती है वो डायोड है। डायोड एक 2 टर्मिनल डिवाइस होती है। हमें बताया कि उसका एक टर्मिनल कहलाता है एनोड और दूसरा टर्मिनल कहलाता है कैथोड। तो एनोड टू कैथोड जो है हम करंट फ्लो जो है वो इनेबल होता है, और फिर जो कैथोड टू एनोड है वो करंट फ्लो जो है वो नहीं हो सकता। रेक्टिफिकेशन जो है इसी तरह से इनेबल हो जाती है कि एनोड टू कैथोड करंट फ्लो जो है वो हो सकता है, लेकिन कैथोड टू एनोड नहीं हो सकता। यूनिडायरेक्शन करंट फ्लो है यहाँ पे। तो अगर इसके नॉन आइडियल मॉडल को देखें, नॉन आइडियल बिहेवियर को देखें, तो जब ये कंडक्शन यहाँ से हो रही होगी तो एक रेजिस्टेंस जो है कंडक्शन रेजिस्टेंस आर ऑन ये हमारे पास, और एक फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप जो है, ये दो चीज़ें इनको यूज़ करके हम मॉडल कर सकते हैं। तो अगर हम इसको यूँ देखें कि Vf जो है वो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप है, और उसके बाद अगर करंट बढ़ता है तो हमारे पास जो वोल्टेज है डायोड के क्रॉस वो डिपेंडिंग ऑन दी करंट ये साथ में इंक्रीज़ होता जाएगा। अगर हम Vf को निकाल देते और हम सिर्फ कंडक्शन रेजिस्टेंस को काउंट करते हैं तो फिर हमारे पास ये जो ग्राफ है या ये जो लीनियर सेक्शन है ये यहाँ पे मूव हो जाएगा। तो जो कंडक्शन रेजिस्टेंस है वो इस स्लोप को कंट्रीब्यूट कर रहा है, और ये जो पॉइंट है जो ज़ीरो से शिफ्ट हुआ है ये Vf की वजह से। अगर Vf का जो बिहेवियर है वो हम बीच में से उसको हम काउंट ना करें तो हमारे पास जो है ये पॉइंट मूव करके ज़ीरो पे आ जाएगा। अब आइडियल बिहेवियर की तरफ अगर हम आते हैं, क्योंकि हमने जब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को इंट्रोड्यूस किया था हम ये बताया था कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ये जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं ये स्विचेस की तरह यूज़ होते हैं। तो स्विचेस हमारे पास या ऑन होते हैं या ऑफ़ होते हैं, या ऑन के लिए अल्टरनेटिवली हम उसको वर्ड यूज़ करते हैं कि या तो वो क्लोज्ड हैं, और ऑफ़ का मतलब या वो ओपन है। तो डायोड कब क्लोज और कब ओपन बिहेव करता है इस आइडियल करेक्टरिस्टिक से हम देख लेते हैं कि जब उसके क्रॉस वोल्टेज पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है तो उसमें से कंडक्शन जो है इस्टेब्लिश हो जाती है, और उसके क्रॉस वोल्टेज जो है Vd वो ज़ीरो हो जाएगा। ये हमारे पास एक क्लोज स्विच को रिप्रेजेंट करता है कि करंट फ्लो जो है वो इनेबल हो गया। लेकिन अगर उसमें से करंट नेगेटिव होने लगता है तो उसके क्रॉस जो वोल्टेज है, अगर उसके क्रॉस वोल्टेज नेगेटिव है ऑब्वियसली, तो ये हमारे पास एक ओपन स्विच की तरह जो है वो एक्ट करेगा और करंट फ्लो जो है वो नहीं होगा। तो हमारे पास जो डायोड है ये डायोड एक्ट करेगा एज अ क्लोज स्विच जब हमारे पास करंट एनोड टू कैथोड जो है वो जब तक मौजूद है, तो ये एक क्लोज स्विच की तरह काम करेगा। या दूसरे अल्फाज में अगर वोल्टेज की टर्म्स में बात करें तो जब भी एनोड टू कैथोड वोल्टेज जो है वो पॉजिटिव होने लगे, टेंड्स टू गेट पॉजिटिव, तो हमारे पास कंडक्शन शुरू हो जाएगी। और जब करंट जो है वो नेगेटिव होने लगे, टेंड्स टू गेट नेगेटिव, तब जो है ये स्विच ओपन हो जाएगा। हमारे पास क्लोज और ओपन का जो है वो इस तरह से रहेगा। तो हम यूँ कह सकते हैं कि इफ़ Vd टेंड्स टू गेट पॉजिटिव तो हमारे पास हो जाएगा स्विच क्लोज, और अगर IA जो है जो डायोड करंट है, सॉरी ID मैंने रिप्रेजेंट किया, तो इफ़ ID टेंड्स टू गेट नेगेटिव तो हमारे पास ये हो जाएगा ओपन। तो ये हमारे पास डायोड के एज अ स्विच के जो रिप्रेजेंटेशन है उसके लिए ये हमने जहन में रखना है कि कब वो ओपन है और कब वो क्लोज है। तो स्टार्ट लेते हैं हम सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर से विद रेजिस्टिव लोड। इससे हम स्टार्ट ले लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है और इसमें एक ही डायोड जो है इन्वॉल्व है, इसलिए जो स्विच के ओपन और क्लोज होने का जो बिहेवियर है वो यहाँ पे बड़ा आसानी से जो है वो समझ में आ जाता है। तो उसे हमारे पास साइनोसाइडल सोर्स हैं और इसमें लगा हुआ है एक डायोड और एक हमारे पास लोड है। तो डायोड की जो वोल्टेज है उसको हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है Vd से,
इसके एनोड टू कैथोड वोल्टेज को हम मेजर कर रहे हैं, सोर्स वोल्टेज को Vs और जो लोड वोल्टेज है उसको V0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हमारे पास जो अपने डायोड के क्लोज़ होने के बिहेवियर को अगर हम रिकॉल करें, तो अगर हम रिकॉल करें डायोड के ओपन और क्लोज स्विच वाले बिहेवियर को, तो हमने कहा था कि अगर इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो पॉजिटिव होने लगे तो ये स्विच हो जाएगा क्लोज़। तो हमारे पास यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास अगर पॉजिटिव साइकिल है तो इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनता है, और अगर इनपुट का जो नेगेटिव साइकिल आ रहा है तब हमारे पास जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो कैसे बनता है। तो अगर हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है इनपुट का, तो इसका मतलब हमारे पास जो स्विच है उसके एनोड टू कैथोड वोल्टेज जो है वो पॉजिटिव होने लगेगा, और अकॉर्डिंग टू दैट रूल ये हमारे पास Vd जो है ये हो जाएगा 0। हमारे पास स्विच कंडक्शन मोड में आ जाएगा, करंट फ्लो करेगा फ्रॉम सोर्स थ्रू द लोड, और ये इस तरह पाथ जो है वो कंप्लीट कर देगा। तो इस केस में डायोड के क्रॉस वोल्टेज हो जाएगा 0, और लोड के क्रॉस वोल्टेज जो है वो इक्वल हो जाएगा सोर्स वोल्टेज के, ठीक है, क्योंकि ये सिंपल पॉजिटिव एंड इसका लोड के पॉजिटिव एंड के साथ, सोर्स का नेगेटिव एंड लोड के नेगेटिव एंड के साथ। तो अगर आप KVL अप्लाई करेंगे सो V0 इज इक्वल्स टू Vs इस केस में। अब दूसरे केस की तरफ आते हैं कि अगर नेगेटिव हमारे पास साइकिल है, नेगेटिव हाफ साइकिल है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि हमारे पास करंट अगर नेगेटिव होने लगे तो स्विच क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो स्विच हमारे पास ओपन होगा, करंट फ्लो को स्टॉप कर देगा, करंट नहीं होगी हमारे पास, इस पाथ में कोई करंट नहीं है, तो इसका मतलब जो सोर्स वोल्टेज है वो आ जाएगी अक्रॉस दी डायोड, और लोड वोल्टेज जो है वो हमारे पास 0। तो ये हमारे पास बिहेवियर जो है दो स्टेट्स में हमने सेग्रीगेट कर दिया। एक अगर Vs पॉजिटिव है तो क्या होगा, और दूसरा अगर Vs जो है वो नेगेटिव है तो क्या होगा। अब वेव फॉर्म की तरफ आते हैं। वेव फॉर्म में हम डिवाइड कर सकते हैं इसको दो पीसेज में। यहाँ से 0 से पाई तक जो है ये वो टाइम है या वो पीरियड है जिसमें हमारे पास Vs पॉजिटिव है। पाई से लेके 2 पाई तक हमारे पास जो Vs है, Vs इज़ पॉजिटिव, Vs इज़ नेगेटिव इस रीजन में। तो जब Vs पॉजिटिव है हमने बताया डायोड क्या होगा, ऑन होगा या एज अ क्लोज स्विच एक्ट करेगा। जब क्लोज स्विच एक्ट करेगा तो V0 हमारे पास इक्वल टू Vs हो जाएगा, और ये जो Vs वाला पोर्शन है एग्जैक्टली यहाँ तक ये आ जाएगा अक्रॉस द लोड। और अगर हमारे पास लोड करंट की बात की जाए तो लोड करंट जो है, अगर लोड के क्रॉस वोल्टेज है Vs, तो लोड के थ्रू जो करंट है वो हो जाएगा, जो I0 है वो हो जाएगा V0 ओवर R। तो लोड वोल्टेज की पीक आ रही है V हैट, क्योंकि एग्जैक्टली यही V हैट जो है वो सोर्स वोल्टेज की है, तो ये पीक वोल्टेज आ जाएगी, और जो पीक करंट बनेगा उसके नतीजे में वो V हैट ओवर R बन जाएगा। और हमने डिस्कस किया कि क्योंकि स्विच क्लोज है तो आइडियल स्विच है, तो इस वजह से उसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो आ गई है हमारे पास 0। अब दूसरे केस की बात करते हैं कि अगर Vs हमारे पास नेगेटिव है तो उस टाइम पे स्विच एक्ट करेगा एज एन ओपन स्विच, और ओपन स्विच होने की वजह से हमारे पास करंट नहीं फ्लो करेगा, और लोड वोल्टेज जो है V0 जो है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। V0 हमारे पास 0 हो जाएगा, इसके नतीजे में जो करंट है वो हो जाएगा 0, कोई करंट नहीं फ्लो करेगा इस लूप के अंदर। और जो लोड के 0 होने की वजह से, लोड वोल्टेज 0 होने की वजह से हमारे पास जो सोर्स वोल्टेज है वो आ जाएगी अक्रॉस द डायोड। सो यहाँ पे Vd जो है वो इक्वल हो जाएगा Vs के। अब इस टाइम पे हैपन्स टू बी Vs क्या है, नेगेटिव है, तो इसके क्रॉस भी जो है वो नेगेटिव ही आ रहा है। अगेन फिर से हमारे पास Vs पॉजिटिव हो रहा है, Vs पॉजिटिव होगा, फिर से डायोड जो है वो ऑन हो जाएगा, डायोड ऑन हो जाएगा, V0 इक्वल्स टू Vs, और जो लोड करंट है फिर से फ्लो करना शुरू कर देगा। तो ये हमारे पास वेव फॉर्म है इस हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। ऑपरेशन को समझने के लिए ये एक पिक्चर जो है वो बहुत ज़रूरी है। साथ में अगर ये इक्विवेलेंट सर्किट समझ आ गई तो आपको जो है फिर इसको इस वेव फॉर्म में ट्रांसलेट करना जो है वो काफ़ी आसान हो जाएगा। अब वोल्टेज जो आउटपुट पे बनी है उसको हम यूँ लिख सकते हैं कि V0 लोड वोल्टेज इज इक्वल्स टू Vs दैट इज इक्वल्स टू V हैट साइन ओमेगा t। सोर्स वोल्टेज हमारे पास इक्वल होता है, हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि इक्वल है साइन ऑफ ओमेगा एस टी के। तो सोर्स वोल्टेज इक्वल है लोड वोल्टेज के,
जब हमारे पास ओमेगा एस टी 0 और पाई के बीच है। 0 और पाई के बीच हमारे पास लोड वोल्टेज है वी हैट साइन ओमेगा टी, और इक्वल टू 0 है पाई से लेके 2 पाई तक। तो ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई हमारे पास लोड वोल्टेज की। अब लोड वोल्टेज हमारे पास आ गई है। हम इसके अगर फर्दर कोई एनालिसिस करना चाहते हैं, जिस तरह के हम फॉर्म फैक्टर या रिपल फैक्टर, इस तरह के जो परफॉर्मेंस पैरामीटर्स हैं ये फाइंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए दो अहम चीज़ें हैं। एक है वी नॉट एवरेज, आउटपुट की एवरेज वैल्यू, और आउटपुट की आरएमएस वैल्यू। ये दो पैरामीटर्स फाइंड करना बहुत ज़रूरी है। तो ये फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहली जो चीज़ चाहिए वो है पीरियड के, इस वेवफॉर्म का पीरियड क्या है। हम आउटपुट वोल्टेज का देख रहे हैं, तो यहाँ से आउटपुट शुरू होती है यहाँ तक, और फिर यहाँ से आगे ज़ीरो हो जाती है, और फिर यहाँ से आ जाती है इक्वल्स टू वी एस। सो वी नॉट इक्वल्स टू वी एस, और यहाँ भी वी नॉट इक्वल्स टू वी एस। अच्छा, अब इसको एज अ सिंगल शेप अगर हम देखें वी एस को भूल के, तो हमारे यहाँ पे जो रिपीटिशन है वो किस पॉइंट से हो रही है, तो इसको जहन में रख लें कि ये 0, ये पाई, और 2 पाई के बाद रिपीटिशन शुरू हो जाती है। यहाँ से जो मामला चल पड़ा था वो 2 पाई के बाद जो है वो रिपीट हो रहा है। तो 2 पाई के बाद इसी तरह से एक पीक आएगी, फिर 0, फिर पीक। तो हमारे पास जो फंडामेंटल पीरियड बन रहा है तो वो बन रहा है हमारे पास 2 पाई। तो हम जो एवरेज लेते हैं, मैं उसकी जो जनरल इक्वेशन है वो लिख लेता हूँ। हमारे पास ओमेगा एस टी एस, और इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 टू ओमेगा टी एस, जो वी नॉट है वो आ गया, और डी ओमेगा एस टी। तो यहाँ पे हमें डिफ़ाइन करना होता है वी नॉट, और वी नॉट हमारे पास इक्वल है इक्वल्स टू वी एस, और वी एस के कब इक्वल है, जब हमारे पास 0 टू पाई है। सो वी हैड साइन ओमेगा टी, ये आ गया हमारे पास लोड वोल्टेज, और लोड वोल्टेज हमारे पास इसके इक्वल है 0 से लेके पाई तक। अब पाई से लेके 2 पाई तक बीच में इसलिए नहीं इंक्लूड कर सकते क्योंकि ये ऑलरेडी है 0। तो अगर मैं लिमिट में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ 2 पाई, तो 2 पाई का मतलब होगा कि मैं साइन को ये वाला पार्ट, साइन का ये वाला पार्ट भी कंसिडर कर रहा हूँ, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। हमें सिर्फ पॉजिटिव साइकिल लेना है, हमें सिर्फ लेना है पॉजिटिव साइकिल, और फिर उसके बाद लेना है 0। तो इंटीग्रेशन की ये जो लिमिट्स हैं ये हमें ये सेट करके देती हैं कि 0 से पाई तक इंटीग्रेट कर दिया तो इसका मतलब एरिया सिर्फ हमें ये वाला मिल जाएगा। नेगेटिव वाला एरिया क्योंकि काउंट नहीं हो रहा, हमारे पास नेगेटिव साइकिल है नहीं आउटपुट पे। तो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो साइन का जो इंटीग्रल है वो नेगेटिव कॉज आता है। हमने बताया था कि साइन के इंटीग्रल के बाद जो लिमिट्स इवेलुएट करेंगे, हम लोअर लिमिट को पहले सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इवेलुएट कर देते हैं, और अपर लिमिट को बाद में। तो हमें वो जो नेगेटिव साइन है उसका मामला जो है वो ख़त्म हो जाएगा। सो 2 पाई से डिवाइड हो रहा है, वी हैड जो है वो कांस्टेंट है, बाहर लिख दिया, कॉज ऑफ 0 माइनस कॉज ऑफ पाई, cos of 0 is 1, cos of pi is -1। तो ये 1 + 1 2 हो गया, और ये इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा वी हैट ओवर पाई। ये हमारे पास एवरेज वोल्टेज की इक्वेशन आ गई इन केस ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर। अब आते हैं आरएमएस की तरफ। अब आरएमएस में जो अगर एवरेज हमने फाइंड कर लिया तो आरएमएस में आधा काम हमारा हो गया, क्योंकि हमें पता है कि पीरियड जो है ओमेगा टी एस जो है वो हमारे पास है 2 पाई, और हमने इंटीग्रेट करना होगा 0 से पाई तक। ये हमें अंडरस्टूड हो गया है। सिर्फ फ़र्क क्या होगा कि अब हमारे पास एक आ जाएगा स्क्वायर रूट, एक तो ये चीज़ आ जाएगी, दूसरा जो फंक्शन है उसका स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास एडिशनल चीज़ें हैं जो कि इसमें होंगी, लेकिन एटलीस्ट हमने वेव फॉर्म को एक बार एनालाइज करके ये इन्फॉर्मेशन जो है वो निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे भी 2 पाई से डिवाइड होगा, और 0 से पाई तक जो है वो इंटीग्रेट हो जाएगा। ओके, अब एक और चीज़ जो कि आरएमएस में हमारे पास बार बार आती है, तो अगर उसको एक बार रिजॉल्व करते हैं या एक बार उसको याद कर लेते हैं तो उससे काम बड़ा आसान हो जाता है। और वो ये कि हमारे पास 1/2 पाई 0 to 2 पाई, और वी हैड साइन स्क्वायर ओमेगा एस टी का
से जो हमारे पास वैल्यू आती है कि साइनोसाइड की जो RMS वैल्यू है वो हमारे पास बनती है वी हैट ओवर √2 बनती है। और ये भी बताया था कि क्योंकि साइनोसाइड सिमेट्रिक है, उसका पॉजिटिव नेगेटिव हाफ साइकिल सिमेट्रिक है, तो ये बताया था कि अगर हम इसको करते हैं 0 से पाई तक और 1/पाई से डिवाइड करते हैं, हाफ साइकिल से करते हैं, तब भी हमारे पास आएगा वी हैट ओवर √2। तो ये अगर हम एक रेफरेंस के तौर पे याद रख लें तो हमारे पास इसमें कुछ आसानी हमारे पास पैदा हो सकती है। और वो आसानी इस तरह से पैदा हो सकती है कि इनमें हम कोरिलेशन देख लें कि इनके बीच आपस में रिलेशन क्या है। तो रिलेशन सिंपली क्या है कि यहाँ पे जो है हमारे पास है 2, जबकि यहाँ पे 1 है। तो इसका मतलब जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा उसमें √2 की बजाय √ आ जाएगा 4, और उसके नतीजे में आप लिख सकते हैं वी हैट ओवर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो उसमें से 2 आ जाएगा। तो अगर ये लॉजिक आपको समझ आती है तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है कि आप इसको एज अ रेफरेंस जो है वो याद कर लें कि इसकी जो RMS वैल्यू है साइनोसाइड की वो क्या है, वी हैट ओवर √2 है। और वी हैट ओवर √2 को याद करने के बाद अगर आप हाफ वेव या फुल वेव की RMS वैल्यू फाइंड करते हैं, आपने यहाँ पे सिर्फ चेक करना है कि यहाँ पे मल्टीप्लायर क्या है। तो अगर यहाँ पे 2 है तो इसका मतलब जो आखिरी रिज़ल्ट आएगा उसमें ये √2 सर्वाइव करेगा, और उस रिज़ल्ट के साथ आप √2 मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास बच जाएगा वी हैट ओवर 2। और अगर आपको ये लॉजिक समझ में नहीं आती तो सिंपली डू इट द हार्ड वे कि आप साइन स्क्वायर को रिप्लेस कर दें, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को रिप्लेस कर दें 1 माइनस कॉज ऑफ 2 ओमेगा ST ओवर 2 से। इससे रिप्लेस करें तो हमारे पास 1 माइनस कॉज 2 ओमेगा ST आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। ये जो 2 है ये बाहर निकाल के इसको 4 बना दें, इसको अलग से इंटीग्रेट करें, ये आ जाएगा हमारे पास अपर लिमिट पाई माइनस 0, और ये चेन रूल से 1/2 आ जाएगा जब कॉस को आप इंटीग्रेट करेंगे उसकी चेन रूल से, और उसमें फिर सब्स्टिट्यूट करें, सॉरी यहाँ पे कॉस की बजाय साइन आएगा, कॉस का जो इंटीग्रल है वो साइन आएगा। लेकिन साइन आने की बावजूद भी हमारे पास जो इसका रिज़ल्ट है वो ज़ीरो होगा, क्योंकि ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि होगा ये कि हमारे पास लेट्स से साइन के 2 साइकिल हैं कंप्लीट हो रहे हैं 2 पाई के अंदर, या एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है पाई के अंदर। तो अगर आप 0 से पाई तक इसको इंटीग्रेट करते हैं आपको इसका रिज़ल्ट 0 मिलेगा, और ये जो है पाई पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा। 1/4 के ऊपर अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो वी हैट ओवर 2 हमारे पास जो है वो आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है। इस एग्ज़ाम्पल में हमने बताना है कि हमारे पास अगर कोई पीक वैल्यू है 170 और फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 60 हर्ट्ज़, रेजिस्टेंस हमारे पास गिवन है 15 ओम। तो अगर डायोड हमारे पास आइडियल है तो हमें बताना है एवरेज लोड करंट और एवरेज RMS करंट, ये 2 चीज़ें जो है वो हमें बतानी है। तो जो प्रीवियस उसमें हमने कैलकुलेशन जो डेरिवेशन की है उसको यूज़ कर सकते हैं हम। 2 इन्फॉर्मेशन यहाँ पे चाहिए, एक है V0 एवरेज। सो V0 एवरेज हमारे पास सिंपली होगा I0 एवरेज हमें चाहिए, तो V0 एवरेज ओवर R के इक्वल होगा, और इसी तरह I0 जो RMS है वो हमारे पास इक्वल होगा V0 RMS ओवर R के। तो ये जो V एवरेज है इसकी इक्वेशन हम पीछे जो देख चुके हैं वो क्या है, V हैट ओवर पाई है, इसके साथ R आ जाएगा। जबकि V0 RMS की जो इक्वेशन हमारे पास आई है वो V हैट ओवर 2 है, इसके अंदर हमने 2 चीज़ें सब्स्टिट्यूट कर देनी है, पीक वैल्यू 170 और रेजिस्टेंस जो है वो हमने 15। सो हमारे पास आ जाएगा 170 ओवर पाई मल्टीप्लाई बाय 15, और यहाँ पे आ जाएगा 170 ओवर 2 टाइम्स 15। तो हमारे पास एक की वैल्यू आ जाएगी I0 एवरेज की आ जाएगी 3.6 एम्पेयर, जबकि RMS की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास 5.6 एम्पेयर। तो क्योंकि ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये एवरेज RMS के इक्वल कब होता है,
RMS के इक्वल कब होगा, जब हमारे पास ये कांस्टेंट DC होगी। और अगर हमारे पास इस DC के अलावा कोई हार्मोनिक्स हैं इसमें, तो फिर हमारे पास I0 RMS हमेशा ग्रेटर होगा I0 RMS हमेशा ग्रेटर होगा I0 एवरेज के। और इक्वल कब हो सकता है, जब कांस्टेंट DC की बात आती है। तो यहाँ पे आप इससे ऑब्वियसली देख सकते हैं कि 5.6 और 2.6 जो 3.6, तो आपकी कैलकुलेशन में अगर कोई गलती है तो आप इससे भी जज कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पे आपके पास RMS की वैल्यू कम आ गई और एवरेज की वैल्यू ज़्यादा आ गई, तो वो इंडिकेट करेगा कि आपने कहीं पे उसमें कोई मिस्टेक की है। अब आते हैं इनपुट पावर फैक्टर की तरफ, पावर फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हमारे पास जो इक्वेशन है कि सोर्स एवरेज सोर्स पावर डिवाइडेड बाय RMS सोर्स वोल्टेज और RMS सोर्स करंट, इनका प्रोडक्ट है ये। तो एपरेंट पावर इसको कहते हैं हम। तो सोर्स पावर जो है एवरेज, वो कैसे फाइंड करेंगे हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 0 से पाई तक जो पावर है वो नॉन ज़ीरो है, और पाई से 2 पाई तक ज़ीरो होगी, क्योंकि जो वोल्टेज है और करंट वो दोनों ज़ीरो हैं फ्रॉम पाई टू 2 पाई। तो अगर आप इसका प्रोडक्ट लेंगे भी तो ये प्रोडक्ट ज़ीरो होगा, तो इसको इंटीग्रेट करने का कोई मतलब नहीं है। तो 0 से पाई तक ही इंटीग्रेट करेंगे। VS हमारे पास सोर्स वोल्टेज आ जाएगी, V हैड साइन ओमेगा t, और करंट हमारे पास लोड वोल्टेज डिवाइडेड बाय R, तो V हैड ओवर R साइन ऑफ ओमेगा t। ये चीज़ एन में यहाँ पे रखनी है हमने कि सोर्स करंट और लोड करंट जो है असल में इक्वल हैं इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। रीज़न क्या है, I0 इक्वल टू IS क्यों है, क्योंकि अगर डायोड ऑन होता है तो ये एक ही पाथ है और सोर्स करंट फ्लो करता है तो लोड में से वो करंट फ्लो होता है। तो यहाँ पे सोर्स और लोड करंट की एक ही वेव फॉर्म है और डायोड करंट की भी वही वेव फॉर्म है। सो डायोड करंट की अगर हम वेव फॉर्म देखेंगे ID की, तो ID की भी वेव फॉर्म यही बनेगी। जब डायोड ऑन होगा तो उसमें से लोड करंट फ्लो होगा, सोर्स करंट भी फ्लो होगा। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, सबसे पहले इस R को हम बाहर निकाल लेते हैं, ये जो रेजिस्टेंस वाला है हमारे पास आ जाएगा V हैड साइन ओमेगा ST होल स्क्वायर इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 टू पाई। तो इस इक्वेशन में एक चीज़ सिर्फ अगर हम यूँ कर लें कि इस R को यहाँ पे थोड़ा सा अलग लिख देते हैं और फिर इसको यूँ लिख देते हैं स्क्वायर रूट, और उस स्क्वायर रूट को मैं फिर स्क्वायर कर देता हूँ एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए। तो अब इस इक्वेशन को देख लें कि ये क्या है, 1/2 पाई इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से पाई तक, साइन V हैड साइन स्क्वायर डी ओमेगा t। तो आपने इसको स्क्वायर भी किया हुआ है, इसको 2 पाई से डिवाइड भी कर रहे हैं और स्क्वायर रूट भी आ गया। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, V0 RMS को। ये हम यहाँ पे देख चुके हैं। V0 RMS की जो इक्वेशन है ये परफेक्टली यही इक्वेशन बनती है। तो ये है V0 RMS और यहाँ पे एडिशनल स्क्वायर है तो V0 RMS स्क्वायर हो जाएगा, और जो बार हमने R निकाला है तो ये R आ गया हमारे पास। अब V0 RMS की अगर हम वैल्यू सब्सिट्यूट करते हैं वो है V हैट ओवर 2, तो स्क्वायर की वजह से V हैट स्क्वायर ओवर 4 आ जाएगा। तो ये एवरेज पावर जो है, सोर्स पावर हमारे पास इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगी। अब सोर्स RMS करंट की तरफ आते हैं। तो सोर्स RMS करंट कुछ यूँ फाइंड होगा कि 2 पाई से डिवाइड कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से पाई तक। सोर्स करंट जो है वो हमारे पास है V हैट ओवर R साइन ओमेगा ST, क्योंकि ये ही लोड करंट है, यही सोर्स करंट है हमारे पास। तो इंटीग्रेट करते हैं, अगर इस R को हम इसमें से बाहर निकाल देते हैं तो हमारे पास जो इंटरनल वो रह जाता है वो V0 RMS फॉर दी हाफ वेव रेक्टिफायर वो रह जाएगा, और उसकी वैल्यू हमारे पास है V हैट ओवर 2। तो उसकी वैल्यू सब्सिट्यूट करें, V हैट ओवर 2R जो है ये सोर्स करंट की RMS वैल्यू जो है वो आ गई हमारे पास। अब पावर फैक्टर जो है वो कैसे फाइंड होगा कि हम एक ये वैल्यू ले आएंगे न्यूमरेटर में, और ये जो वैल्यू है ये ले आएंगे डिनोमिनेटर में, और सोर्स वोल्टेज जो है वो V हैट ओवर √2, क्योंकि सोर्स हमारे पास वो साइनोसाइडल है। सोर्स वोल्टेज को देखें तो वो साइनोसाइडल है, सोर्स करंट चेंज हुआ है, सोर्स वोल्टेज नहीं चेंज हुआ। तो सोर्स वोल्टेज की जो RMS वैल्यू है वो रहेगी हमारे पास V हैट ओवर √2।
तो ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम इसमें से पावर फैक्टर अगर निकालते हैं तो वो बनता है 0.707। तो ये पावर फैक्टर है फॉर दी हाफ वेव रेक्टिफायर विद रेजिस्टिव लोड। ठीक है, अब ये जो लोड है ये रेजिस्टिव है, तब ये है। अगर लोड चेंज होता है, लेट्स से इंडक्टिव होता है, तो वो डिफरेंट वैल्यू हो सकती है, वो हम आगे इसको देखेंगे। ओके, अब फोरियर एनालिसिस करते हैं हम हाफ वेव रेक्टिफायर की। तो फोरियर एनालिसिस हमारे पास फोरियर सीरीज़, एक तो उसमें एवरेज वैल्यू चाहिए, दूसरा ए के पैरामीटर्स चाहिए, हमें कोसाइन के कोएफिशिएंट्स चाहिए, बी के जो कि साइन के कोएफिशिएंट्स हैं वो हमें चाहिए। जो एवरेज है वो हम पहले फाइंड कर चुके हैं, जो एवरेज वैल्यू थी आउटपुट वोल्टेज की वो हम देख चुके हैं। अब हमें ए के और बी के जो है वो फाइंड करना है, जो कोसाइन और साइन के कोएफिशिएंट हैं। तो हमारे पास ए के जो है वो 2 टाइम्स ओमेगा एस टी, 0 टू ओमेगा एस टी एस, और आउटपुट वोल्टेज को मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉज ऑफ के ओमेगा टी से। तो आउटपुट वोल्टेज हमारे पास हैं वी हैड साइन ओमेगा एस टी, और ये कॉज ऑफ के ओमेगा एस टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 0 से पाई तक जो है ये इंटीग्रेट हो जाएगा, जबकि 2 पाई जो है इसका पीरियड है। ओके, अब हमारे पास अगर हम ऑर्थोगोनैलिटी की प्रॉपर्टी देखते हैं तो जो A1 है वो हमारे पास आ जाएगा 0। अगर ऑर्थोगोनैलिटी की प्रॉपर्टी को देखते हैं कि साइन और कोसाइन अगर सेम फ्रीक्वेंसी के इंटीग्रेट के करते हैं हम, तो उसमें से रिज़ल्ट आएगा 0। तो A1 जो है वो हमारे पास हो जाएगा 0। अब हम A2, A3, A4 के बारे में जो है डेरिवेशन करते हैं, तो उसके लिए हम ये आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं कि साइन ऑफ A साइन कॉज ऑफ B इक्वल्स टू हाफ साइन A माइनस B एंड कॉज A प्लस B। तो यहाँ पे साइन ऑफ A माइनस B हमने किया है। A हमारे पास है ओमेगा एस टी, और जो B है वो हमारे पास है के टाइम्स ओमेगा एस टी। तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ओमेगा एस टी को अगर फैक्टर आउट कर लें तो हमारे पास बच जाएगा 1 माइनस के। इसी तरह ए प्लस भी अगर करते हैं तो ओमेगा एस टी प्लस के ओमेगा एस टी, और अगर उसमें से ओमेगा एस टी को कॉमन निकालते हैं तो ओमेगा एस टी टाइम्स 1 प्लस के जो है ये हमारे पास रह जाएगा। अब इसको हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ साइन की इंटीग्रेशन है। अगेन क्योंकि साइन को इंटीग्रेट कर रहे हैं, साइन का इंटीग्रल जो है वो नेगेटिव कॉज होता है, तो लोअर लिमिट को पहले सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। हमारे पास लोअर लिमिट को अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो कॉज ऑफ 0 इज़ 1 माइनस कॉज ऑफ ओमेगा एस टी की जगह सब्स्टिट्यूट कर देते हैं पाई। इसी तरह दूसरे टर्म को भी कर देते हैं, कॉज ऑफ 0 इज़ 1 माइनस कॉज ऑफ पाई जो है वो हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जो कि अपर लिमिट है, इनटू 1 प्लस के। सो इस ओमेगा एस टी की जगह पाई सब्स्टिट्यूट करने से हमारे पास ये टर्म आ रही है। अच्छा, डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस के यहाँ पे, क्योंकि इंटीग्रेट करेंगे ओमेगा एस टी को फिर दोबारा जब डेरिवेटिव लेंगे तो उसको डिनोमिनेटर में यहाँ रख देंगे। चेन रूल के बाद जो है ना यहाँ डिनोमिनेटर में रख देंगे, इंटीग्रेशन का रूल है। इसी तरह ये इसका जो डेरिवेटिव लेंगे ओमेगा एस टी का विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा एस टी, और उसको हम यहाँ डिनोमिनेटर में 1 प्लस के रख देंगे। तो इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेने से हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस के स्क्वेयर। ये 1 प्लस के यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 माइनस के जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं हमारे पास आ जाएगा वी हैड ओवर पाई इंटू 1 माइनस के 1 प्लस कॉज ऑफ के पाई। ये हमारे पास इक्वेशन है फॉर के ग्रेटर देन 1। जैसे कि मैंने कहा कि के इक्वल्स टू 1 के लिए हमारे पास है 0 बिकॉज ऑफ दी ऑर्थोगोनैलिटी। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है फॉर ए के। अब बी के की अगर बात करते हैं तो बी के को हम यूँ लिखते हैं कि वी हैड साइन ओमेगा टी, जो कि हमारे पास आउटपुट वोल्टेज है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे साइन ऑफ के ओमेगा टी से। अब यहाँ पे ऑर्थोगोनैलिटी की प्रॉपर्टी क्या है कि साइन जो कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ के होते हैं उनका इंटीग्रल जो है वो 0 होगा, वो आपस में ऑर्थोगोनल होंगे, सेम फ्रीक्वेंसी वाली नहीं होंगे। तो इसका मतलब इसमें से नॉन ज़ीरो सिर्फ और सिर्फ जो है के इक्वल टू 1 वाला होगा, बाकी सारे 0 होंगे। तो ये ऑर्थोगोनैलिटी की प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास रह जाएगा साइन ऑफ ओमेगा एस टी, और ये के की वैल्यू अगर 1 हो जाती है तो ये हमारे पास साइन टाइम्स साइन जो है साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो वी हैड ओवर
वी हैट बार आ जाएगा, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, वी हैट ओवर पाई, और 0 to पाई साइन स्क्वेयर, इसकी जगह हम 1 माइनस कॉस 2 मेगा टी, और कॉस 2 मेगा टी वाला जो इंटीग्रल है वो हो जाएगा हमारे पास 0, यहाँ पे ऑब्वियसली एक 2 आएगा, वो हो जाएगा 0, और फिर हमारे पास 1 का इंटीग्रल आ जाएगा लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के बाद पाई, और वो पाई इस पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 2 रिटेन करेगा, वी हैड ओवर पाई, वी हैड ओवर 2 जो है वो हमारे पास रह जाएगा। सो b1 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, और a k की वैल्यू जो है वो हमारे पास ये आ गई है, और k की वैल्यू जो है अगर आप इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, k की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, सॉरी 1 नहीं सब्स्टिट्यूट करनी हमने, लेट्स से 3 सब्स्टिट्यूट करते हैं, 5 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -1, -1 + 1 हमें मिलेगा 0। इसी तरह अगर 5 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इसकी वैल्यू फिर आएगी -1, 1 - 1 0, और a k जो है वो 0। सो k की वैल्यू अगर हमारे पास होती है ऑड तो हमारे पास आएगा 0, और अगर k की वैल्यू जो है वो इवन होती है तो ये आ जाएगा 1 + 1, और उसके नतीजे में हमें मिलेगा यहाँ पे एक 2 आ जाएगा। सो 2 वी हैड ओवर पाई 1 माइनस k स्क्वेयर, ये हमारे पास a k के कोएफिशिएंट्स आ जाएंगे। अब हम v0 की जो इक्वेशन है इसको हम लिख देते हैं, v0 की इक्वेशन को लिख देते हैं, तो सबसे पहला टर्म जो है वो हमारे पास आ जाएगा v0 एवरेज का। v0 एवरेज की जो वैल्यू है वो है वी हैड ओवर पाई, फिर हम जो है इसमें लिख लेते हैं b1 की वैल्यू है वी हैड ओवर 2, और ये है साइन टर्म, क्योंकि b के जो है साइन का कोएफिशिएंट है, b के है साइन का कोएफिशिएंट, तो हमारे पास इसके साथ साइन ऑफ ओमेगा एस टी आ जाएगा। फिर हम यूज़ कर लेते हैं ये फॉर k = 1 का कोएफिशिएंट है, फॉर k = 2 हमारे पास b के क्योंकि 0 है, b2 जो है वो 0 है, और a2 की जो वैल्यू है यहाँ पे हम 2 वी हैड, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 - 4 जो कि -3 आ जाएगा, तो यहाँ पे है हमारे पास -3 पाई, और ये कोसाइन के कोएफिशिएंट है, तो ये हमारे पास cos ऑफ 2 मेगा एस टी आ जाएगा। इसी तरह अगर हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं k की वैल्यू को 4, तो ये 1 माइनस k की वैल्यू 4 है तो 16, सो -15 आ जाएगा, 2 वी हैड ओवर 15 पाई, और cos ऑफ k की जगह 4, सो 4 मेगा एस टी। तो ये हमारे पास फोरियर सीरीज़ जो है आ गई है हाफ वेव रेक्टिफायर के आउटपुट वोल्टेज की। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास जो लोड है वो रेजिस्टिव की बजाय एक बैटरी के साथ एक रेजिस्टर लगा हुआ है, उसकी अगर हम बात करें तो ये जो ऑपरेशन है ये सारा जो है वो चेंज हो जाएगा। ऑपरेशन इस तरह से चेंज हो जाएगा कि अब हमारे पास जो ई है, बैटरी की जो वोल्टेज है वो अपीयर होती है इस डायोड के कैथोड पे, और अगर एनोड की जो वोल्टेज है जो कि कनेक्टेड है असल में सोर्स के साथ, जब तक ये वोल्टेज ग्रेटर देन, जब तक वी एस ग्रेटर देन ई नहीं हो जाता तब तक हमारे पास डायोड की कंडक्शन की सूरत नहीं पैदा होती। तो ये हमने यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है, एक तो वी एस सोर्स वोल्टेज, और सोर्स वोल्टेज के साथ हमने प्लॉट किया हुआ है ई को, ये वोल्टेज लेवल है डायोड के जो ई है जो बैटरी है उसकी। तो अब हमारे पास ये एक पॉइंट है जिसे हम डेल्टा डिक्लेयर कर रहे हैं। डेल्टा वो पॉइंट है या वो एंगल है जिसके ऊपर सोर्स वोल्टेज इस ई के इक्वल हो जाता है। तो नतीजतन क्या होता है कि अगर हम वी एस यहाँ से आगे बढ़ रहा है तो यहाँ से कंडक्शन जो है वो शुरू हो जाएगी, और ये कंडक्शन कब तक रहेगी, जब तक ये वी एस ग्रेटर है ई से। इस पॉइंट के ऊपर दोबारा से वी एस वी के नीचे आ जाता है, ई के नीचे आ जाता है, और यहाँ के बाद जो है कंडक्शन स्टॉप हो जाती है। तो हमारे पास पाई से लेके पाई माइनस डेल्टा तक कंडक्शन जो है वो जारी रहेगी। तो यहाँ पे डायोड करंट और आउटपुट करंट को प्लॉट किया गया है, जो कि सिंपली हमारे पास वी एस माइनस ई ओवर आर जो है ये इक्वेशन बनती है हमारे पास, कि इस वी एस इसके ऊपर अगर आप लूप अप्लाई करें, जब डायोड कंडक्ट कर रहा है तो KVL अगर आप अप्लाई करें तो सिंपली क्या है हमारे पास वी एस माइनस ई ओवर आर है। तो वी एस की जो पीक वैल्यू है वो वी हैट है, और माइनस ई ओवर आर, तो जो पीक करंट बनती है वो हमारे पास वी हैट माइनस ई ओवर आर बनती है। हमारे पास यहाँ पे करंट जो है वो ज़ीरो रहेगा, ज़ीरो से लेके डेल्टा तक, और पाई माइनस डेल्टा से लेके पाई तक ये करंट हमारे पास ज़ीरो रहेगा। नेगेटिव हाफ साइकिल
जब चल रहा है सोर्स का तो वहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है, करंट स्टिल ज़ीरो रहेगा। दोबारा से साइकिल पॉजिटिव होगा तब भी करंट नहीं फ्लो करेगा जब तक Vs जो है वो क्रॉस नहीं कर जाता E को, तो दोबारा से कंडक्शन जो है वो यहाँ पे शुरू हो जाएगी। फिर डायोड वोल्टेज को देख लेते हैं। डायोड वोल्टेज हमारे पास सिंपली Vs माइनस E है। सोर्स वोल्टेज में से E को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास जो यहाँ पे Vs जो है वो ज़ीरो है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास है नेगेटिव E चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर Vs यहाँ पे ज़ीरो है तो Vs माइनस E को करते हैं तो यहाँ पे है नेगेटिव E, और ये वो पॉइंट है जहाँ पे Vs और E जो है आपस में इक्वल हो जाते हैं। इसके बाद कंडक्शन शुरू हो जाती है और उसके बाद Vs माइनस E जो है वो आएगा अक्रॉस दी डायोड। फिर जो है कंडक्शन जब शुरू हो जाती है तो वहाँ पे हमारे पास ज़ीरो वोल्टेज जो है वो आ जाती है। यहाँ पे एवरेज जो करंट है उसको हम देख लेते हैं। तो लोड करंट वो हमने डिफ़ाइन कर दिया कि वो है Vs माइनस E ओवर आर, या हम Vs की जगह अगर सब्सिट्यूट करते हैं वी हैड साइन ओमेगा टी माइनस E ओवर आर, और कंडक्शन की जो लिमिट्स हैं वो डेल्टा से लेके पाई माइनस डेल्टा तक। तो ये हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आर को इसमें से बाहर निकाल दें, साइन का जो इंटीग्रल है उसको यूज़ कर लेते हैं। साइन का इंटीग्रल नेगेटिव कॉज, लेकिन लोअर लिमिट को अगर पहले सब्सिट्यूट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा कॉज ऑफ डेल्टा माइनस वी हैड कॉज ऑफ पाई माइनस डेल्टा जो कि अपर लिमिट है, और ई को जो है अगर इंटीग्रेट करते हैं तो पाई माइनस डेल्टा तो वो हो जाएगा ई टाइम्स ई इंटू पाई माइनस 2 डेल्टा। तो जस्ट सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास आई नॉट की ये एक्सप्रेशन आ जाती है। और अगर आई नॉट आर एम एस हम फाइंड करना चाहते हैं, लेट्स से इस रजिस्टर के अंदर जो हमारे पास पावर डिसिपेट हो रही है उसको देखने के लिए हमारे पास जो है वो आर एम एस की वैल्यू आनी जो है वो चाहिए। तो ये आर एम एस वैल्यू हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि 1/2 पाई और डेल्टा से पाई माइनस डेल्टा, लेकिन अब जो लोड करंट है उसका हमने क्या लेना होगा, स्क्वायर लेना होगा। तो स्क्वायर लेने के बाद हमें क्या करना होगा कि जो स्क्वायर का फॉर्मूला होता है लाइक a प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये जो आइडेंटिटी है ये हमें यूज़ करनी होगी। सो फर्स्ट टर्म स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म, सॉरी ये मैंने प्लस वाला बता दिया, यहाँ पे माइनस वाला चल रहा है तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। सो -2 ई टाइम्स वी हैड साइन ऑफ ओमेगा एस टी। तो अब हमारे पास जो साइन स्क्वायर है उसकी जगह आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। ई स्क्वायर जो है वो उसको कोई रद्द बदल की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे जो तीसरी टर्म है 2 ई वी हैड टाइम्स साइन ऑफ ओमेगा एस टी। तो अब हर एक टर्म का जो इंडिविजुअल इंटीग्रल है वो हमारे पास आ जाएगा, और जस्ट उसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के बाद एक फाइनल एक्सप्रेशन जो है हमारे पास आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ डेल्टा जहाँ से कंडक्शन हमारे पास शुरू होगी। अब डेल्टा फाइंड कैसे कर सकते हैं कि हमारे पास डेल्टा वो एंगल है जहाँ पे वी हैड साइन ऑफ ओमेगा टी वो इक्वल हो जाता है ई के। तो ये वो एंगल है ओमेगा एस टी है जहाँ पे वी हैड साइन ओमेगा टी ई के इक्वल हो जाता है। तो अगर हम इसको डेल्टा के लिए सॉल्व करें तो ई और ये वी हैड इधर आ जाएगा, ई ओवर वी हैड और साइन इन्वर्स लेंगे तो ये जो एंगल है ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा। अब एक और केस डिस्कस करते हैं कि हमारे पास अगर लोड जो है वो रेजिस्टिव की बजाय हो जाता है इंडक्टिव। तो इंडक्टिव में मैंने मेंशन किया कि इंडक्टेंस हो सकती है और उसके साथ कोई ESR हो सकती है, इक्विवेलेंट सीरीज़ रेजिस्टेंस जो है हो सकती है। तो इस तरह के केस को रिप्रेजेंट कर सकता है। या दूसरा ये केस हो सकता है कि हमारे पास रेजिस्टिव लोड है लेकिन इंडक्टिव जो है वो फ़िल्टर है, लेट्स से इंडक्टर जो है एज ए फ़िल्टर यूज़ हो सकता है। ये एक और कंडीशन जो है वो आप एज्यूम कर सकते हैं। तो कोई भी इस तरह की कंडीशन हो तो वो हम यहाँ पे हैंडल कर रहे हैं। तो अगर ये स्विच क्लोज होता है, लेट्स से ये डायोड क्लोज स्विच की तरह एक्ट करता है, तो हमारे पास KVL इक्वेशन बन जाएगी वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर इक्वल्स टू दी सोर्स वोल्टेज, ठीक है। और ये हमारे पास लेट्स से VL है, यहाँ पे लेट्स से VR है, और ये हमारे पास VS है। तो KVL अप्लाई करते हैं तो VS इक्वल्स टू VL प्लस VR, ये हमारे पास KVL आ गया। अब जो VR है वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर वो
करंट, इस लूप के अंदर जो करंट है आई नॉट टाइम्स आर, और जो इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज है वो है एल टाइम्स डी आई नॉट ओवर डी टी के। तो अब अगर इसको सॉल्व करते हैं, इसके सोल्यूशन को हमने डिस्कस किया था एनालिसिस वाले लेक्चर में कि हमारे पास एक फोर्स्ड और एक नेचुरल रिस्पांस हो सकता है। तो फोर्स्ड रिस्पांस जो है वो वी हैट ओवर जी साइन ओमेगा टी माइनस वी, जो इम्पिडेंस है उससे डिवाइड करना है, और जो एंगल है वो साइन उससे फेस शिफ्ट जो है ऑब्ज़र्व कर लेगा। और ये हमारे पास उसका नेचुरल रिस्पांस है। ये कैसे आएगा कि हमने इसको इक्वल कर देना है ज़ीरो के, और फिर सॉल्व कर देना है इसको करंट के लिए, इंटीग्रेट कर दें तो आपके पास करंट की जो इक्वेशन है ये आ जाती है। ए जो है आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, और ए की वैल्यू हमारे पास आती है इनिशियल कंडीशन से। तो डायोड अगर क्लोज होता है तो डायोड हमारे पास क्लोज होने से पहले लेट्स से उसमें से इनिशियल करंट जो है वो ज़ीरो था, उससे पहले करंट ज़ीरो था। तो पॉजिटिव, जैसे ही साइकिल पॉजिटिव होता है वोल्टेज पॉजिटिव होने लगती है तो करंट शुरू होने लगता है, इसमें फ़्लो करना शुरू कर देता है। तो इनिशियली लेट्स से करंट ज़ीरो है। तो अगर इसमें हम ज़ीरो इनिशियल कंडीशन को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इनिशियल कंडीशन कैसे सब्स्टिट्यूट की जा सकती है कि हम लेफ़्ट साइड जो है आई नॉट लोड करंट, हम कहते हैं कि टाइम टी इक्वल्स टू ज़ीरो के ऊपर ये इक्वल टू ज़ीरो है। ये इनिशियल कंडीशन हमें ये बता रही है। यहाँ पे टी को ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करते हैं, जहाँ जहाँ पे टी है उसको ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास आ जाएगा वी हैड साइन ऑफ नेगेटिव फी। और फिर अगर यहाँ पे टी को ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल की पावर में है टी, तो यहाँ पे आ जाएगा सिंपल हमारे पास ए। तो एक्सपोनेंशियल वाला जो टर्म है वो वन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ये जो साइन वाली टर्म है दूसरी साइड पे अगर चली जाए तो हमारे पास आ जाएगी वी हैड ओवर जी साइन ऑफ फी। तो ये एक्सप्रेशन जो ए की है इसको हमने सब्स्टिट्यूट कर देना इसमें, तो पर्टिकुलर सोल्यूशन हमारे पास वो आ जाएगा, वो है वी हैड ओवर जी साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फी और साइन ऑफ फी ई टू द नेगेटिव आर ओवर एल टी। तो ये हमारे पास फ्रॉम ज़ीरो टू बीटा जो करंट है वो इस तरह से फ़्लो होगी, मतलब ये हमारा कंडक्शन एंगल जो है वो डिक्लेयर कर देगा। अब अगर एवरेज वैल्यू फाइंड करेंगे हम, एवरेज वैल्यू फाइंड करने से पहले मैं वेवफॉर्म के ज़रिए आपको समझाना चाहूँगा कि सबसे पहले ये आ गया हमारे पास वी एस सोर्स वोल्टेज, और जो करंट है वो हम इस एक्सप्रेशन से प्लॉट करते हैं। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई, इक्वेशन आ गई। तो इस इक्वेशन के मुताबिक हमारे पास एक शिफ्टेड साइन तो है ही, लेकिन साथ में एक एक्सपोनेंशियल टर्म भी है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा ये शुरू में ये जो राइज है ये थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, साइनोसाइडल नहीं लगेगा, इसमें एक्सपोनेंशियल टर्म जो है वो एडेड है। तो ये हमारे पास इस तरह की शक्ल बनेगी इसकी, और बीटा के ऊपर, एंगल बीटा के ऊपर जो है ये आके ज़ीरो हो जाएगा। अब ये आ जाएगा ज़ीरो पे, तो जब ज़ीरो हो जाएगा तो वहाँ पे कंडक्शन स्टॉप हो गई, दोबारा जो है ये ज़ीरो पे ही रहेगा। फिर जब दोबारा से वी एस पॉजिटिव होगा तो ये कंडक्शन फिर से स्टार्ट होगी और ये चलेगा दोबारा टू पाई प्लस बीटा तक। तो हमारे पास ये आ गई कंडक्शन की सूरत हाल। अब जब तक डायोड कंडक्ट कर रहा है, अगर डायोड कंडक्ट कर रहा है तो इसका मतलब है वी नॉट जो लोड है वो इक्वल्स टू वी एस हो जाएगा, क्योंकि अगर डायोड एज अ शॉर्ट सर्किट यहाँ पे एक्ट कर रहा है, डायोड जब तक क्लोज है तो वी नॉट तब तक इक्वल है वी एस के। तो वी नॉट अगर वी एस के इक्वल है, अब जहन में रखें कि वी नॉट हम यहाँ पे इंडक्टर और रेजिस्टर को मिला के कह रहे हैं, ठीक है, वो एक यूनिट को उसको एक यूनिट कंसिडर कर रहे हैं। तो ये वोल्टेज जो है हमारे पास वी नॉट ये इक्वल है वी एस के जब ये डायोड क्लोज है, और ये डायोड क्लोज है यहाँ से इस वेव फॉर्म से हमें नज़र आ रही है कि ये बीटा तक इस डायोड में से करंट फ्लो कर रहा है। जब तक डायोड में से करंट फ्लो कर रहा है इसका मतलब है वो तब तक डिवाइस जो है वो ऑन है, तब तक डिवाइस ऑन है। अच्छा, अब हो ये रहा है यहाँ पे एक अनहोनी बात या नई बात ये है कि अब हमारे पास जो सोर्स वोल्टेज है वो पाई तक पहुँच गई, लेकिन पाई के बाद सोर्स वोल्टेज नेगेटिव होना शुरू हो जाती है, और ये जो करंट है पाई के आगे तक करंट जो है वो चल रहा है। तो इसका मतलब जो नेगेटिव वोल्टेज है ये भी आएगी अक्रॉस द लोड। इस चीज़ को थोड़ा सा हज़म करना होगा कि डायोड क्योंकि क्लोज है
वो कौन कौन डिक्लेयर कर रहा है, क्योंकि करंट से हमें पता चलता है। वो जो डेफिनेशन हमने बताई थी, करंट जब तक नेगेटिव होने की कोशिश नहीं करेगा तो इसका मतलब डायोड को वो ऑन रख सकता है। तो डायोड के क्रॉस वोल्टेज जो है वो ज़ीरो है। अगर डायोड के क्रॉस वोल्टेज जो है वो ज़ीरो है तो इसका मतलब सोर्स वोल्टेज सारी की सारी क्रॉस द लोड है। अब सोर्स वोल्टेज नेगेटिव भी हो गई है तो वो भी आएगी क्रॉस द लोड। अब ये वो पॉइंट है जहाँ पे डायोड करंट नेगेटिव होने लगेगा, तो इस पॉइंट से आगे हमारे पास जो है वो डायोड ऑफ हो जाएगा, लोड के ऊपर कोई करंट नहीं होगा, लोड की तरफ करंट नहीं जाएगा और हमारे पास जो लोड वोल्टेज है वो ज़ीरो हो जाएगा। फिर से जब वी एस हमारे पास पॉजिटिव होने लगेगा फिर से वो लोड करंट को इनेबल कर देगा और फिर हमारे पास जो है वी नॉट इक्वल्स टू वी एस होना शुरू हो जाएगा। ओके तो ये हमारे पास एक नई चीज़ यहाँ पे आ रही है कि जो लोड वोल्टेज है वो नेगेटिव भी हो रहा है। अच्छा, अब ये जो नेगेटिव होने की एक वजह मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि इंडक्टर जो है, हम कहते हैं कि ना कि एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है। तो इंडक्टर हमारे पास एनर्जी जो है वो पहले स्टोर कर लेता है, वो हमारे पास एनर्जी स्टोर कर लेता है और उसके बाद ये पीक के बाद इसका मतलब है ये रिलीज़ करना शुरू कर देता है। पीक तक, करंट की पीक तक जो है स्लोप पॉजिटिव है, वो एनर्जी स्टोर कर रहा है और पीक के बाद वो एनर्जी जो है वो रिलीज़ करना शुरू कर देता है। अब हम पहुंच जाते हैं पाई के ऊपर, लेकिन स्टिल उसके अंदर कुछ एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है। अब उसके पास कोई अल्टरनेट पाथ है नहीं, तो वो क्या करता है कि इसी लूप के अंदर वो अपनी एनर्जी को रिलीज़ करता है। तो ये जो एनर्जी रिलीज़ करने वाला प्रोसेस है ये एक्सटेंडेड कंडक्शन की सूरत में हमें नज़र आती है। जो करंट की जो हम देखते हैं ना कि एक्सटेंडेड पीरियड तक जो है ना वो आगे चल रहा है, बीटा तक चला गया, पाई से आगे चला गया। तो ये वो रीज़न है कि इंडक्टर जो है उसको अपनी स्टोर्ड एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए कोई अल्टरनेट पाथ है नहीं, तो इसी चक्कर में वो डायोड को कंडक्शन मोड में रखता है। ये हमारे पास बीटा तक कंडक्शन की जो है वो वजह बनती है। अच्छा, अब लोड वोल्टेज की जो वेव फॉर्म है वो ये हमारे पास आ गई है। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ी सी करेक्शन कर दूँ कि ये पाई प्लस बीटा नहीं, सिर्फ बीटा, मैं ज़ीरो से लेके बीटा तक इसको डिक्लेयर कर रहा हूँ। तो अब हमारे पास है ज़ीरो से बीटा तक। तो अगर अब एवरेज वैल्यू फाइंड करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन कुछ यूँ आएगी, पीरियड स्टिल भी 2 पाई है, अभी भी 2 पाई है, ज़ीरो से बीटा तक इंटीग्रेट करेंगे, वी हैड साइन ऑफ ओमेगा टी और वी हैड ओवर पाई, लोअर लिमिट सब्सिट्यूट कर देंगे, साइन की जगह कॉज, साइन का इंटीग्रल कॉज आ जाएगा, सो कॉज ऑफ ज़ीरो इज़ 1 माइनस कॉज ऑफ बीटा। ओके, अब ये एक पॉइंट यहाँ पे समझने वाला है कि जो बीटा है इसकी कोई जो वैल्यू है फाइंड करने के लिए हमारे पास कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड या कोई फार्मूला इस तरह नहीं है। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकली फाइंड होगा। न्यूमेरिकली हमारे पास ये फाइंड होगा कि आई नॉट बीटा के ऊपर जो है वो पहुंच जाता है ज़ीरो पे। ठीक है, ये वो एंगल है जिसके ऊपर जो है वो आई नॉट हमारे पास वो ज़ीरो हो जाता है। ओके, तो अब इसको फाइंड करने के लिए कोई डेफिनेट मेथड है नहीं हमारे पास, न्यूमेरिकल मेथड ही है हमारे पास। और एक और वजह ये कि ये हमारे पास डिपेंडेंट है, ये चेंज होगा विद एल और आर और वी हैड, इन पैरामीटर्स के ऊपर ये डिपेंडेंट होगा। तो इसका मतलब ये है कि अभी तो ये यहाँ पे रुक गया, ये लेट्स से यहाँ तक भी जा सकता है, यहाँ तक भी आ सकता है। ठीक है, ये इधर पीछे भी आ सकता है। अगर एल की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होगी, उसको ज़्यादा टाइम चाहिए होगा सारी एनर्जी रिलीज़ करने के लिए, और वो एनर्जी रिलीज़ करने में ये जो बीटा है ये आगे चला जाएगा। तो ये हमारे पास, इसको हम टर्म बताते हैं कि अगर एवरेज वैल्यू हम इसकी निकालते हैं तो ये वैल्यू अप एंड डाउन जाएगी विद एल एंड आर। तो एल एंड आर को हम कह रहे हैं कि ये तो हमारी लोड है और लोड की वजह से आपकी आउटपुट वैल्यू जो है, आउटपुट वोल्टेज जो है वो चेंज होती जाती है। तो ये लोड रेगुलेशन जो है ये हमारे पास यहाँ पे नज़र आ रही है कि लोड के साथ जो है ना वो वोल्टेज चेंज हो रही है। तो ये एक अनडिज़ायर्ड फिनोमेना है कि लोड लगाने से एक सोर्स की वोल्टेज चेंज हो जाना एक अनडिज़ायर्ड फिनोमेना है।
तो अब हम यहाँ पे एक एडिशनल काम कर रहे हैं कि हम एक डायोड जो है लगा देते हैं इन पैरेलल विद द लोड। और इस डायोड का काम ये होगा कि जब सोर्स वोल्टेज नेगेटिव होने लगे तो ये हमारे पास एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर दें, ये लोड की एनर्जी रिलीज़ करने के लिए, अपनी एनर्जी रिलीज़ करने के लिए इसको एक पाथ दे दें, ताकि ये इस चक्कर में इस D1 को कंडक्शन मोड में ना लेके जाएं। तो अगर ये कंडक्शन मोड में नहीं लेके जाएगा तो ये जो लोड वोल्टेज रेगुलेशन वाला मामला हमारे पास राइज़ हुआ है, ये जो है रिजॉल्व हो जाएगा। तो अगर हम मैथमेटिकली देखते हैं तो एक्सप्रेशन ये रहेगी कि हमारे पास फोर्सिंग फंक्शन होगा वी हैड साइन ओमेगा टी अगर D1 ऑन रहता है। अगर D1 ऑन रहता है तो VS अप्लाई होगा टू दिस RL सर्किट। लेकिन अगर D2 ऑन होता है तो इस RL सर्किट के जो दोनों टर्मिनल हैं ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। अगर D2 ऑन होता है तो इसके क्रॉस वोल्टेज आ जाएगी 0। तो अब ये हमारे पास दो डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है वो एक तरह से आप कह लें बन सकती हैं। नेचुरल रिस्पांस तो सेम रहेगा, लेकिन जो फोर्स्ड रिस्पांस है वो हमारे पास चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों स्टेट्स जो है वो यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट बने हुए हैं कि अगर D1 ऑन है और D2 ओपन है तो हमारे पास सोर्स साइड से करंट जाएगा लोड में, और अगर D2 क्लोज स्विच है और D1 ओपन स्विच है तो फिर इंडक्टर को अपनी स्टोर्ड एनर्जी को रिलीज़ करने का ये पाथ मिल जाता है। तो मैथमेटिकली अगर D1 ऑन है तो यही इक्वेशन रहेगी जो कि हम पिछले स्लाइड पे बता चुके हैं कि एक फोर्स्ड रिस्पांस और एक नेचुरल रिस्पांस, उसका सम जो है हमारे पास रहेगा। लेकिन ये रहेगा हमारे पास 0 से लेके पाई तक। पाई के ऊपर क्या होगा कि सोर्स वोल्टेज नेगेटिव होना शुरू हो जाएगी, और नेगेटिव होने की वजह से फिर हमारे पास D2 जो है वो ऑन हो जाएगा, और जो अल्टरनेट पाथ है हमने बताया वो हमारे पास इनेबल हो जाएगा। अब दूसरे केस में क्योंकि फोर्सिंग फंक्शन 0 है तो सिंपली एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होगी हमारे पास, क्योंकि जो स्टोर्ड एनर्जी है वो धीरे धीरे उसकी वजह से करंट जो है उसमें धीरे धीरे कमी आती रहेगी। तो ये हमारे पास ये उसकी एक्सप्रेशन है, और इनिशियल कंडीशन को अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं कि करंट I0 एट पाई ओवर ओमेगा एस, ये हमारे पास इनिशियल वैल्यू है, करंट की कोई इनिशियल वैल्यू है। इसका मतलब ये है कि पाई ये है, पाई के ऊपर करंट की ये वैल्यू है IS एट पाई ओवर ओमेगा एस, इधर है। तो ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इस वैल्यू से करंट स्टार्ट होगा और डिके होता जाएगा। जब स्विच क्लोज होगा, D1 क्लोज होगा तो ये वाला पार्ट बनेगा। जब D1 ऑन D2 ऑफ, D1 ऑफ D2 ऑन, तो उसके बाद जो है ये एक्सपोनेंशियल वाला शुरू हो जाएगा हमारे पास। अब D2 के ऑन होने से जो मेरिकल यहाँ पे हो रहा है कि D1 ऑन है तो V0 इक्वल्स टू VS है, लेकिन जब D2 ऑन है तो V0 इक्वल्स टू 0 है। तो वो जो नेगेटिव पोर्शन आ रहा था यहाँ पे हमारे पास विदाउट फ्रीव्हीलिंग डायोड, वो अब हमारे पास ख़त्म हो गया। अब लोड जिस तरह का भी होगा लेकिन नेगेटिव पोर्शन नहीं आएगा, यहाँ पे V0 0 होगा फॉर VS लेस देन 0, और जो एवरेज वैल्यू है वो दोबारा से वी हैड ओवर पाई, जो कि रेजिस्टिव लोड वाले केस की तरह है, 0 से पाई तक इंटीग्रेट करें वी हैड साइन ओमेगा टी, ये इक्वल टू वी हैड ओवर पाई जो है इधर फिक्स हो जाएगा। तो अब लोड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, लोड चेंज होगा तो एवरेज वैल्यू यही रहेगी। ओके, तो ये एक पॉइंट अब नोटिस करने का है कि क्योंकि ये डिकेइंग एक्सपोनेंशियल है, तो मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास इंडक्टेंस जो है वो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है तो इसको ज़्यादा टाइम चाहिए होगा अपनी एनर्जी को रिलीज़ करने का। लेट्स से ये L1 है और L2 लेट्स से उसकी वैल्यू और बढ़ा देते हैं तो उसको और ज़्यादा टाइम चाहिए होगा ये एनर्जी रिलीज़ करने के लिए। और इधर पहुंचते ही क्या होगा कि इसी वैल्यू से आगे हम चलेंगे, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन को ख्याल रखते हुए। तो 0 के बजाय जो है ना करंट इन पॉइंट से स्टार्ट होगा। तो अगर मैं इस L2 को ही रख लेता हूँ लेट्स से, तो इसको आप देखें कि इसमें रिपल जो है वो बहुत कम हो जाएगा अगर L की वैल्यू जो है बहुत बड़ी हो जाती है। अगर L को हम बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो रिपल जो है वो बहुत कम होता जाएगा। और इस फिगर में भी शो किया गया है कि लेट्स से हमारे पास है L3 L2 L1, और L3 की वैल्यू बड़ी है L2 से, और L2 की वैल्यू बड़ी है L1 से, मतलब सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो
है हमारे पास L3 की। तो जो रिपल है, पीक टू पीक रिपल है, आप इसमें देख सकते हैं कि सबसे कम जो है वो आ जाएगा हमारे पास L3 के केस में। ओके, तो अब हमारे पास जो पॉइंट है यहाँ पे कि अगर हमारे पास L की वैल्यू बहुत बड़ी है तो हम कह सकते हैं कि लेट्स से जो लोड करंट है वो ऑलमोस्ट जो है एक कांस्टेंट बन जाएगी और हम इसको एक करंट सोर्स से रिप्लेस कर देते हैं। तो अगर करंट सोर्स से रिप्लेस कर देते हैं तो स्टडी स्टेट में उसका जो रिस्पांस है, जो स्टडी स्टेट में उसका बिहेवियर है वो कैसे नज़र आएगा। जो लोड करंट है वो तो कांस्टेंट हो गया। अब सोर्स करंट जो है, सोर्स करंट के साथ क्या होगा कि जब D1 ऑन होगा और D2 ऑफ होगा तो सोर्स साइड से लोड की तरफ करंट आएगा, लेकिन जब D2 ऑन हो जाएगा तो सोर्स करंट जो है वो ऑफ हो जाएगा। अब जो केस है कि I0 इज़ नॉट इक्वल्स टू IS ऑल द टाइम, I0 इज़ इक्वल्स टू IS ओनली इफ़ D1 इज़ ऑन। अगर D1 ऑन है तब, तो ये वो रीजन है जहाँ पे D1 ऑन है और D2 ऑफ है, तो यहाँ पे हमारे पास I0 जो लोड करंट है ये सोर्स करंट के इक्वल है। ओके, अब लोड वोल्टेज सिंपली पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव साइकिल है इनपुट वोल्टेज के। जो करंट है थ्रू D1 वो क्या होगा, अगर D1 ऑन है तो उसमें से करंट है, लेकिन जब कम्प्लीमेंट्री देखेंगे तो D2, फिर जो है ना हमारे पास करंट शुरू होगा इन D1 और फिर जो है इन D2। ठीक है, अल्टरनेट VS के पॉजिटिव साइकिल के लिए D1 ऑन होगा, VS के नेगेटिव साइकिल के लिए D2 ऑन होगा। ओके, तो अब हम पावर फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। एक हमने पावर फैक्टर फाइंड किया था जब हमारे पास रेजिस्टिव लोड का केस था। अब हम फाइंड कर लेते हैं पावर फैक्टर जब हमारे पास इंडक्टिव लोड है, हाईली इंडक्टिव लोड है इन पर्टिकुलर, जिसकी वजह से हमारे पास जो वेव फॉर्म है वो सोर्स करंट की जो वेव फॉर्म है तो बिल्कुल स्क्वायर है, लोड करंट की वेव फॉर्म बिल्कुल फ्लैट हो गई है, क्योंकि यहाँ से करंट आता है कभी और कभी जो है ना यहाँ इस लूप में से, तो दूसरे हाफ में जब D2 ऑन होता है तो यही कांस्टेंट करंट जो है इस लूप के अंदर मौजूद है। सोर्स से तो नहीं आ रहा, लेकिन इस लूप में करंट मौजूद है, लोड साइड पे है, सोर्स साइड पे नहीं है। तो पावर फैक्टर में हमें क्या चाहिए, एवरेज सोर्स पावर चाहिए, VSRMS चाहिए और ISRMS चाहिए। लोड करंट हमारे पास वो इक्वल है, जस्ट इसको हम I0 कह देते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो इसको हम यहाँ पे सिंपली I0 कह देते हैं। और जो एवरेज वोल्टेज है वो हमने प्रीवियस उस पर वो फाइंड किया हुआ है। अच्छा जी, एवरेज सोर्स पावर फाइंड करते हैं। तो सोर्स वोल्टेज जो है वो ये चीज़ है, एवरेज सोर्स वोल्टेज ये चीज़ है, और सोर्स करंट जो है वो है I0, और ये 0 से पाई तक है, सिर्फ सोर्स करंट 0 से पाई तक I0 है, बाकी आगे ये नहीं है। तो इनका प्रोडक्ट और 1/2 पाई साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इस पावर का जो प्रोडक्ट है, जो पावर है वो हमारे पास उसका जो पीरियड है वो 2 पाई है। तो अब अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं, इसमें से I0 और V हैट जो है वो बाहर निकाल देंगे, साइन ऑफ ओमेगा ST डू ओमेगा ST। तो लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे, cos ऑफ 0 माइनस cos ऑफ पाई, cos ऑफ 0 इज़ 1 माइनस cos ऑफ पाई इज़ -1, सो 1 + 1 जो है वो 2 हो जाएगा, और ये 2 इसके 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। V हैट I0 ओवर पाई, ये एवरेज पावर आ गया हमारे पास। अब सोर्स की RMS करंट की वैल्यू हमारे पास, तो सोर्स का जो पीरियड है वो है 2 पाई, यहाँ तक एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, यहाँ से दूसरा साइकिल शुरू हो रहा है। तो डिवाइड करेंगे 2 पाई से, नॉन ज़ीरो है 0 से लेके पाई तक, तो 0 से पाई तक इंटीग्रेट कर देंगे, और इस दौरान जो फंक्शन है वो क्या है I0, तो उसका स्क्वायर ले लेंगे। तो हमारे पास I0 ओवर ये जो पाई है, इंटीग्रेशन के बाद ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा I0 ओवर √2। अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम, इसको ले आएंगे न्यूमरेटर में, और हमारे पास आ जाएगा डिनोमिनेटर में सोर्स की जो RMS वैल्यू है, सिंपल क्योंकि सोर्स साइनोसाइडल है तो √2 से डिवाइड कर देंगे, और ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको अगर
सिंप्लीफाई करें, वी हैड कैंसिल हो जाएगा, आई नॉट कैंसिल हो जाएगा, ये 2 अंडर रूट 2 आपस में मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे 2, ये आ जाएगा न्यूमरेटर में, डिवाइड हो जाएगा पाई से, हमारे पास 0.6366 जो है वो पावर फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी। ये इन केस ऑफ इंडक्टिव। अगर मैं इसको रिकॉल कराऊँ कि इन केस ऑफ आर लोड हमारे पास पावर फैक्टर था 0.707, जबकि आर एल लोड के केस में हमारे पास आ गया है 0.636। तो ये जो पावर फैक्टर ये फर्दर रिड्यूस हुआ है, मतलब पहले 1 से आता है हमारे पास, 1 से 0.707 है, मतलब वो भी कम है, लेकिन ये आर एल से फर्दर कम हुआ है। और उसकी रीज़न ये है कि स्क्वायर वेव में जब हमारी जो वेव फॉर्म है सोर्स करंट की ये हो गई है स्क्वायर वेव, तो स्क्वायर वेव में बहुत ज़्यादा हार्मोनिक्स होते हैं, फर्दर हार्मोनिक्स ऐड हुए हैं, और उन हार्मोनिक्स की वजह से जो डिस्टॉर्शन फैक्टर है, डिस्टॉर्शन फैक्टर जो है वो हो गया है, डिस्टॉर्शन फैक्टर इक्वल होता है IS1 RMS ओवर IS RMS के। तो IS1 RMS क्योंकि नीचे आया है, डिस्टॉर्शन फैक्टर की वैल्यू कम हुई है, और पावर फैक्टर हमारे पास इक्वल होता है डिस्टॉर्शन फैक्टर टाइम्स डिस्प्लेसमेंट फैक्टर। तो डिस्टॉर्शन फैक्टर या डिस्प्लेसमेंट फैक्टर में कोई भी एक जो है वो कम हो जाए तो उसके नतीजे में हमारे पास पावर फैक्टर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ये हमारे पास लेक्चर 3 जो है वो कंक्लूड हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम फुल वेव रेक्टिफायर, डायोड रेक्टिफायर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।